नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। महाराष्ट्र हरियाणा का जनादेश आ चुका है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनना लगभग पूरी तरह से यह तय है। लेकिन इस जनादेश में क्या संकेत छुपे हैं, इस जनादेश का क्या बड़ा संदेश है, आज हम उसका व्याख्यान करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज स्टूडियो में मौजूद होंगे और साथ ही जनता जनार्दन मौजूद है जो इस पर बात करेगी। शिवसेना एक तरफ आंख दिखा रही है तो दूसरी तरफ खट्टर साहब को सरकार बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर यह जनादेश एक बड़ा संदेश लेकर आया है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। जो भी संगठन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उनके साथ चलने को तैयार होगा, जननायक जनता पार्टी उसके साथ मिलकर सहयोगी के तौर पर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगा। हरियाणा के मौजूदा सियासी रण में ये दुष्यंत चौटाला का दांव है। खुलकर कुछ नहीं बोले लेकिन इशारों में हर संकेत दे दिया। लेकिन कुल मिलाकर तय ये है कि हरियाणा में बीजेपी के राजतिलक का रास्ता साफ है। दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया है और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा। इस बीच गोपाल कांडा पर छिड़े घमासान में ये साफ हो गया है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार में कांडा को कोई जगह नहीं मिलने वाली है। जो खट्टर सरकार में शामिल होगा, जनता उनको आने वाले समय में जूते मारने का काम करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन एक सियासी घमासान महाराष्ट्र में भी छिड़ा है, जहां बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को साफ बहुमत हासिल है। लेकिन यहां शिवसेना 50-50 के फार्मूले के लिए दबाव बना रही है, यानी 2.5 साल बीजेपी तो बाकी 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहे। खैर, दोनों राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार का रास्ता तो साफ है, पर न जाने कांग्रेस किस बात पर उत्साहित है। हरियाणा में उसकी सरकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है और महाराष्ट्र में तो वो 4थे नंबर पर खिसक गई है। दोनों पे बहुत खुशी है और हमें इस बात पे भी खुशी है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है। तो क्या कांग्रेस इस जनादेश का मतलब समझ ही नहीं पा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इस पर बात करने के लिए, इस जनादेश में क्या संदेश है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में ए.के. वाजपेयी हैं, एनडीए के घटक दल हैं, महासचिव हैं, एलजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ इस चर्चा में निशांत वर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में अब्दुल रजाक खान हैं जो कि जेडीएस के नेता हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे साथ जनता जनार्दन है। सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं डॉक्टर संबित पात्रा, इस जनादेश में क्या संदेश छुपा है आपके लिए? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र और हरियाणा का सवाल है, दोनों राज्य ऐसे राज्य हैं जो ट्रेडिशनल कांग्रेस बेस के राज्य हैं। अनेकों वर्षों से आप महाराष्ट्र में देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की एक बार केवल सरकार बनी थी जिसमें मनोहर जोशी जी चीफ मिनिस्टर बने थे और कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छी परफॉर्म नहीं करती थी। विगत बार 2014 में वहां हमारी सरकार बनी, दोबारा हम सरकार को रिपीट कर पाई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हरियाणा भी इससे पहले 10 वर्षों तक हुड्डा जी का सरकार, कांग्रेस की सरकार रही है और अमूमन वहां पर जो सरकार रहती है 5 वर्ष बाद वो सरकार बदल जाती है। इस पूरे विषय को पीछे रखकर दोबारा सरकार बनना खट्टर साहब का यह भी आसान काम नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में एक बात हम सबको याद रखना चाहिए, वसंतराव नायक 1963 से 75 तक, ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, पहले ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अब तक थे जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। उसके बाद आपने बताया, मैं संदेश की बात कर रहा था कि इस जनादेश से संदेश क्या मिला? संदेश ही बता रहा। जी जी, देखिए, चूंकि वसंतराव नायक 5 वर्ष ही पूरा करते थे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक स्टेबिलिटी के साथ, वो दूसरे मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के जिन्होंने 5 वर्ष पूरा किया, तो स्टेबिलिटी पे एक मोहर लगा है महाराष्ट्र के अंदर, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी को। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हम चूक गए चंद सीटों से मेजॉरिटी को टच करने में, लगभग 5 सीट। 75 पार का नारा था आपका, कोई बात नहीं, जनता ने आईना दिखा दिया। मैं इसका बिल्कुल जवाब देता हूं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे। जनता ने अगर विश्वास किसी भी पार्टी पे जताया है तो वो भारतीय जनता पार्टी पे जताया है।
बिल्कुल सही बात है। हमने 75 पार का नारा लगाया था। देखिए, लोकतंत्र में नारा देकर मेहनत करना, सड़क पे उतरना, जनता के बीच में जाना, ये गुनाह नहीं होता है। ये गुनाह नहीं होता है जी, ये करना चाहिए। मैं आपको मौका दूंगा आपकी बात का। जी, मैं आपकी बात को पहले निशांत वर्मा आ जाए, फिर निशांत वर्मा, इस जनादेश का संदेश क्या है? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा बधाई दे रही हैं। भगवान श्री उत्तर प्रदेश में आपकी एक भी सीट नहीं आई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई उपदेश दिए, दो यहां बताता हूं। एक, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन की स्पीड नहीं बताई, पर यह जरूर बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे शायद अब भाजपा देख रही है कि परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे पर आ जरूर रहा है। दूसरा, और जिसको ये मानने में जरा कठिनाई होती है इन लोगों को, और दूसरा उपदेश ये है कि दुश्मन को हराने के लिए छल कपट थोड़ा करना पड़े तो वाजिब है, जायज है, क्योंकि आपने दुश्मन को हराना, ये आपका एम है। उसको बहुत तेजी से मान गए कि छल कपट के सिवाय ये अपनी राजनीति नहीं कर पाते। याद रखिए, इन्होंने फौजियों के साथ, आप लोग सवाल का जवाब नहीं देते। आदेश प्रियंका गांधी वाड्रा बधाई किस बात की दे रही? आ जाएगा बधाई किस बात की? प्रियंका गांधी वाड्रा पे भी आ जाऊंगा मैं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जो इन्होंने फौजी और किसान का जो कार्ड खेलने की कोशिश की, वो फेल होती। संबित पात्रा, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बाइट सुनानी पड़ेगी, आपको भी बाइट सुनानी पड़ेगी। एक, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा की वो बाइट सुनाना चाहता हूं, और फिर संबित पात्रा इस बाइट पर आप रिएक्ट करिएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों पे बहुत खुशी है, और हमें इस बात पे भी खुशी है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है। अब 11 में से 8 सीटें बीजेपी की आई, 3 सीटों के लगभग समाजवादी पार्टी की आई, और बीएसपी की एक भी नहीं आई। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा खुश हैं। खुशी क्यों है, आपको समझ में आ रहा है? पहली बार मैं देख रहा हूं सेलिब्रेटिंग डिफीट। आप याद करिए, गुजरात में भी हारने के पश्चात राहुल गांधी जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था मेरा ये मोरल विक्ट्री है। और कल भी हारने के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई। प्रियंका वाड्रा जी ये पूरा का पूरा बयान उत्तर प्रदेश में दे रही हैं, ना तो हरियाणा में दे रही है, ना महाराष्ट्र में दे रही है। उत्तर प्रदेश में वो मुस्कुरा के कह रही है मैं बहुत खुश हूं। लेकिन हरियाणा में आपको नाको चने चबवा दिए, इसकी खुशी है उनको। भूपिंदर हुड्डा ने आपकी हालत खराब कर दी उधर। चलिए, मैं उस सबका जवाब देता हूं जी। देखिए, पहली बात तो है वो खुश क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर मुझे वो दिन याद आ रहा है जब राहुल जी और सोनिया जी दोनों गाजे बाजे के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में बेल लाने गए थे। जो लोग बेल लाने के लिए गाजे बाजे के साथ जाते हैं जी। तो ऑफ कोर्स उस डिफीट को सेलिब्रेट करते हैं। और इन्होंने भगवत गीता की बात कही और मुझे अच्छा लगा, बहुत कृष्ण को मानते हैं, भगवत गीता की बात कही। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये जो ग्लानिर हुआ था, ये जब भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब परिवारवाद बढ़ता है, और जब तुष्टीकरण की राजनीति बढ़ती है, उसको सर नंबर कम हुए। कृष्ण जी प्लीज ये देखिए, यदा पहले किसी और के लिए कहते थे, अब इनके लिए लागू। यदा जब महाराष्ट्र में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। हरियाणा में अमीश भाई, कल तो फिल्मी डायलॉग सुना रहे थे ये, आज भगवत गीता पे आगे बेहतर है। इन्होंने भगवत गीता कहा था, मैंने भी भगवत गीता से कोट किया, कोई गलत तो नहीं किया। नहीं, पर यदा आपको सुना, पूरा सुना। तो देखिए, जहां तक आपने कहा नाको चले चना हमें नाको चने चबवा दिए। देखिए, एक भूपिंदर हुड्डा 20 दिन पहले आए थे, कहीं 50 दिन पहले आ जाते तो सरकार उनकी हो जाती। क्यों नहीं लाए थे 50 दिन पहले? मोदी जी ने पकड़ रखा था उनको क्या? आप बताइए क्यों नहीं आए? ये आंसर तो ये लोग किसने रोका था? किसने पकड़ रखा था उनको 50 दिन पहले नहीं आने के लिए? देखिए, चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाते, ऐसा होता तो वैसे हो जाते, ऐसा होता तो वैसे। ऐसा नहीं होता है। जो रिजल्ट आया है, चाचा जी प्लीज देखिए, ऐसा नहीं होता। जो विषय है उस पर हरियाणा में आप सबको रिश्ते में चाचा बना लेते हैं अपना, ऐसा क्यों? बुराई क्या भाई? चाचा ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, कोई बुराई नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, अच्छी बात है। देखिए अमीश, चाचा से भाई एकदम कोई बात नहीं है, रिश्तेदार तो है, कम से कम सर, अब आप पूरी रिश्तेदारी मत निकालिए यहाँ पर। चाचा, भाई, भतीजा सब अब मत निकालिए, सब कुछ यहाँ मत निकालिए। जितने भी बातें कर ले, मेरी बात स्पष्ट है। मैं आपको बात का मौका दूंगा। ठीक है, सुन लीजिए। अब मेरे को 10 सेकंड में संबित पात्रा समाप्त कर रहे हैं अपनी बात को। फिर हरियाणा में आपको एक मैं सीरियसली विषय बताता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विगत अनेकों वर्षों के एक स्थापित लीडर थे।
विगत 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आप देखिए 2014 में खट्टर साहब आते हैं, एक चीफ मिनिस्टर के रूप में एस्टैब्लिश्ड होते हैं, 5 साल एक स्टेबल सरकार देते हैं। आज वो एक एस्टैब्लिश्ड चीफ मिनिस्टर के रूप में भूपिंदर सिंह हुड्डा को टक्कर देकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर के आते हैं। ये छोटी बात नहीं है। उन राज्यों में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीट नहीं मिलती थी, महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2014 वाली 4 सीटों को क्यों गिनते हो आप? 2014 में 47 सीटों को क्यों नहीं गिनते? आप 2019 में 10 सीटों को क्यों नहीं गिनते? 10 की 10 हरियाणा की जनता ने आपको दी। इस बार आपको बहुमत का मोहताज कर दिया। तो संदेश तो है संबित पात्रा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मैं संदेश भी नहीं मानेंगे, मैं संदेश ही बताता हूं। बिल्कुल सही बात है, मैं संदेश ही बताता हूं। नंबर 1, जहां तक वोट परसेंटेज का सवाल है, कल प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि 2014 में 33% वोट प्रतिशत था भारतीय जनता पार्टी का, इस बार 3% अधिक 36% है। इसमें कोई दो मत नहीं है जो आप कह रहे हैं कि 2019 में 50% है और 20% गिर गया, वो आज नहीं बताएंगे। ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं? लगे थे बधाई, मैं बधाई दे देता हूं। बधाई, आप जीत गए हैं, बधाई हो गया। बधाई तो इस बात की है, बधाई देना नाराज हो रहे हैं। बधाई तो इस बात की है अमीश भाई, जम्मू में काउंसिल में मैं बधाई देना चाहता हूं, बधाई दे दूं। बिल्कुल दीजिए, दोनों को बधाई दे दूं। जबकि अब्दुल रज़ाक खान और एक बात बीजेपी मुझे 5 सेकंड बधाई देने, 5 सेकंड, तब ये हाल है इनका। देखिए ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस और जेडीएस इतने मेरे पे नाराज हैं। मुझे लगता है कल टीवी देखने में गलती हुई है, लगता है इन्हीं के मुख्यमंत्री बने हैं, मैं जान नहीं पाया हूं। बधाई हो जेडीएस जी, कुमारस्वामी जी बने हैं, बधाई हो कांग्रेस पार्टी, लगता है राहुल गांधी बने। बधाई लीजिए आप। ठीक है, कमाल की बात है, दोनों जगह सरकार बन गई है, दोनों मेरे पे चढ़े हुए हैं, ये दोनों हार के बम फटाके फोड़ रहे हैं। बच्चन साहब ने बहुत पहले डायलॉग मारा जी, ये रो के जिस तरह सरकार बना रहे हैं। बच्चन साहब भी आ गए, कृष्ण जी आ गए, बच्चन जी आ गए, कोई जीना है लल्लू, बस राहुल जी नहीं आए। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तुम इतना बोल के आए थे 75, 226, ये जीना भी कोई जीना है। इन्होंने कहा ये जीना कोई जीना है लल्लू। मैं बताता हूं, जीना तो केवल पप्पू का है, जीना तो केवल पप्पू का है, ये गप्पू थोड़ी जीना है। ये गप्पू वाले पप्पू के सिवाय जी नहीं पाते। गप्पू आपको, ये गप्पू वाले पप्पू के बिना नहीं जी पाते। कल से आपको अमिताभ बच्चन की फिल्में याद आ रही हैं। लगता है आपके नेता अमिताभ बच्चन की चुनावों में फिल्में ही देखते रहे, क्योंकि शरद पवार बारिश के अंदर 78 साल की उम्र में कैंपेन कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी नदारद थे। देखिए साहब, ऐसा 78 साल की उम्र में वो व्यक्ति बारिश के अंदर कैंपेन कर रहा था, राहुल गांधी गायब था। आप लोग अमिताभ बच्चन की फिल्में देख रहे थे, देखिए लोकल शाहरुख खान की भी है, ये नई फिल्में भी कुछ आई है, अक्षय कुमार की वो भी देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें ये कर्नाटक से आए हैं, इन्होंने वो शॉट देखिए, आप वो शॉट देखिए, एक शॉट देखिए। मैं कहता हूं कि कोई विरोधी भी हो, संबित पात्रा 78 साल की उम्र में ये व्यक्ति कैंपेन कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता ये बड़ी बात थी? नहीं, 78 साल की उम्र में कैंपेनिंग करना बड़ी बात छोटी बात ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेहनत करना महत्वपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति मेहनत करे उसके लिए ठीक बात ये। और राहुल गांधी ये मेहनत क्यों नहीं कर सकते थे? ये उसी जेडीएस पार्टी के जिस मॉडल की चर्चा 1.5 साल पहले बहुत ज्यादा हुई थी। देखिए कर्नाटक में हमने महागठबंधन बना लिया है और अब सरकार चलेगी, लेकिन कुमारस्वामी तो 6 महीने में कितनी बार रोए? 6 बारी, 5 बारी, 3 बारी। जब आप हर एजेंसी का दुरुपयोग करेंगे, जब आप करोड़ों के रुपए देंगे, जब आप धमकाएंगे कि हर एजेंसी का दुरुपयोग, बिल्कुल मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं। पहले तो हरियाणा महाराष्ट्र की बात देखिए अमित जी, हरियाणा महाराष्ट्र पे मैं बोलना चाहता हूं कि दिखावे का राष्ट्रवाद नहीं चला, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चला, हिंदू मुसलमान नहीं चला, सावरकर को भारत रत्न दे देंगे, आप हमें वोट दे दीजिए, नहीं चला। बेरोजगारी पर इनको सवाल फिर सरकार कैसे बन रही है? बेरोजगारी पर, आर्थिक मंदी पर, किसान की समस्याओं पर इनसे सवाल पूछिए, बोलेंगे कि पिछले 70 साल में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया। जनता धीरे धीरे समझने लगी है। इनका चला क्या? 4 महीने पहले सरकार कैसे बनी? 4 महीने पहले जो जनता इन पर विश्वास करी थी, आप ही के सहयोगी हैं जनाब, इन्हें तो बोलने दीजिए। महाराष्ट्र का सीएम कौन? जो ये आज नहीं बोल पाएंगे। इनको वोट मिले थे, आज वही 60%, 35% हो गए। क्या हमने कहा कि हम डिस्टिंक्शन लाएंगे, 75 सीट लाएंगे, तो आप क्यों नहीं लाए? ये इनके क्वेश्चनिंग है। ये क्या बात हुई?
भाई खुद अपनी चिंता करोगे या हमारी चिंता करोगे कि आपके ये डिस्टिंक्शन तो अब्दुल भाई क्या तो सही बात बोली। कोई जवाब कह रहे हैं 75 ये सारे मुद्दे आपने उठाए। अच्छा एक आराम से अब्दुल भाई आप कर्नाटक से दिल्ली आए हुए हैं, मेरा देश की निवेदन है सुरक्षा की बात पे आप इस तरह के गुमराह करेंगे। मैं एक विजुअल चलाना चाहता हूं, मैं एक विजुअल चलाता हूं। एक सेकंड वीडियो वॉल की तरफ देखिए सब लोग। बात कही वीडियो वॉल की तरफ मैं एक विजुअल चलाता हूं और उस विजुअल के अंदर एक तस्वीर दिखाता हूं। ये विजुअल है आदित्य ठाकरे का और आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की डिमांड हो रही है। शिवसेना के नेता कर रहे हैं, पोस्टर लगे हुए हैं पूरे महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर खासतौर पर। देखिए हाँ, देखिए मेरा इसमें इतना ही कहना है कि जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति अर्थात अलायंस हुई थी अमित जी, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने टर्म्स एंड कंडीशन खुद अमित शाह जी ने रखा था और आपके इंटरव्यू में भी कहा था अमित जी, आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, देवेंद्र फडणवीस हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। लेकिन और इन्हें क्या समझाइएगा जो पीछे पोस्टर लगाए हैं? नहीं समझाएंगे, ये क्योंकि जबरदस्ती की हमारे शादी है। आपका मुख्यमंत्री कहीं से नहीं बना, ये जबरदस्ती की उनके शादी आपस की है, बात है। ये बन भी जाएगा क्या पता इसी चक्कर में। ये जबरदस्ती की शादी है, ये मौलवी है क्या? आकर के ये जबरदस्ती शादी इनको कैसे पता? धोखा दे रहे। ठीक है सर, मैं क्रिकेट की बात करी, मैं कंप्लीट कर रन बना रहे हैं, आप टीम के नहीं। अच्छा, आप चाहते हैं इन्हें भारत से मतलब नहीं है, इन्हें अपने रन बनाने, ये उनमें से हैं। ठीक, कोई बात नहीं, मतलब आप कहते हैं शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस आ जाएगी तो भारत का अच्छा हो जाएगा, हम और शिवसेना साथ में तो भारत की गड़बड़ी हो जाएगी। पीडीपी आए थे तो भारत का आप पीडीपी आए थे, कश्मीरी सेपरेटिस्ट जिनको जेल में डाल रखा, ये इनको क्यों बाहर बिठाया, ये इनके साथियों को भी जेल में डालो। मतलब ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना आपके लिए अब अच्छी हो गई है, आप चाहते हैं दोनों एक साथ आ जाए, यही चाहते हैं? हमें तो ये पता है कि आप अच्छे नहीं है। ठीक है, कोई बात। देखिए अमीश भाई इसको छिछला और छोटा बनाने से कोई फायदा नहीं। किसको? शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 30 वर्ष की एक युति के साथ चल रही है और आप देखिए हम अच्छे से सरकार चलाएंगे। ये लोग चिल्लाते रहने दीजिए, ये तो शुरू से चिल्लाते हैं, इनका काम ही क्या है, इनको चिल्लाने दीजिए, हम सरकार चलाएंगे। गलत बोले, शुरू से राज करते आए, उनके सामने एक व्यक्ति क्या करे, उन दोनों में से एक व्यक्ति क्या करे। चलिए मैं कांग्रेचुलेशन, देश चिल्ला रहा है, मुख्यमंत्री बन गए हैं, कांग्रेचुलेशन। यहाँ तो दो ही है, पूरा देश चिल्ला रहा है, पूरा देश आप दोनों तय करिए ना, एक बोले, जोर जोर से चिल्ला रहा है। देखिए एनडीए में से भी एक बोलता है तो यूपीए में से भी एक बोले ना, यूपीए वर्सेस एनडीए। देश को एनडीए यूपीए में क्यों बांटा? देश तो इन पे चिल्ला रहा है, देश को यूपीए एनडीए में कैसे बांटा? पूरा देश चिल्ला रहा है। आप 20% महीने में निशांत वर्मा होल्ड ऑन, भाषण नहीं कर रहे, रुकिए अब आप। पूरा देश चिल्लाता है जी। अब मैं एक ही बात पे आपका रुख करता हूं। किसी दिन टॉन्सिल निकल के गिर जाएगा बाहर, पता है, इतना चिल्लाने से। डॉक्टर हो वापस लगा दे, पर देश को फिट करने की मत कोशिश करो। जी देखिए इस चुनाव में बड़ा साफ हुआ है कि कांग्रेस थोड़ी बढ़ी, लेकिन उसमें भी वो खुशी मना रहे हैं कि जीत की और हार की खुशी नहीं है। सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अरे सुनिए ना, 15 से 31 डबल होता है, और डबल में खुश है, 15 से पास तो नहीं हुए, डबल होता है, तो नहीं हुए, नहीं होता। ऐसे आप बहस चाहते हैं, ऐसे बहस चाहते हैं आप लोग? नहीं, पर ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मैं बोलूं एक सेकंड, मैं पूछना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र और हरियाणा में आप लोगों का सरकार था, अगर वहाँ के आम जनता का अगर अच्छे दिन आ जाते तो आज आप लोगों को जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ता। और एक चीज और कहूँगा, आप लोग ऐसा स्थिति बना लिए हैं कि आज रिश्ता लेके जा रहे हैं निर्दलीय, जो आप लोगों के खिलाफ वोट दिया है वहाँ की जनता ने। अमीश जी, जहाँ तक महाराष्ट्र और हरियाणा का सवाल, इनका कहना है जनता वहाँ खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। मगर मैं सविनय निवेदन करके कहूँगा, दोनों ही जगह पे अगर जनता नाखुश होती तो हमें आराम से वो नीचे उतार देती और किसी और पार्टी को, किसी और विकल्प को, उनके पास विकल्प था, वो उस विकल्प को सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ाती। मगर दोनों ही राज्यों में, और स्ट्राइक रेट पिछले बार के अधिक है हमारा, महाराष्ट्र में हमारा अधिक है स्ट्राइक रेट, उसके साथ वो सरकार बनाने के लिए क्लियर मेजॉरिटी महाराष्ट्र में देती है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, आपने कहा हम न्योता लेकर उनके पास गए जो इंडिपेंडेंट है। मैं इसमें आपको बता दूं, अधिकांश इंडिपेंडेंट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही बागी कैंडिडेट रहे और बिना शर्त के, कोई शर्त उन्होंने नहीं रखा है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। किसी प्रकार का चलाता हूं संबित पात्रा, एक तस्वीर चलाता हूं, वो तस्वीर देखिए आप और उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा। कैन वी प्ले दैट पिक्चर, पीसीआर लाइव, वो पिक्चर को प्लेस करिए। ये जो पीछे व्यक्ति आ रहा है, ये कांडा के काले कांड हैं, हम सबको पता है।
ये अब आपकी सरकार को समर्थन देगा। आप खुश हैं गोपाल कांडा के साथ? इन्हीं का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी जी जी। जहां तक गोपाल कांडा का सवाल है, देखिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा जी को टिकट नहीं दिया। वो भारतीय जनता पार्टी से के टिकट से जीत के नहीं आए, जनता ने उनको जिताया, कोर्ट ने उनको बरी किया, इलेक्शन कमीशन ने टिकट लेने दिया, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं किया, जनता ने बहुमत से उनको जिता दिया। अब वो बोल रहे मैं बिना शर्त के आपको सपोर्ट कर दूंगा, तो हम बोले ना 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 ना, ऐसे बोलेंगे क्या? जी लेकिन एक मुझे बिना शर्त के सपोर्ट कर रहे हैं। गोपाल कांडा उमा भारती ने ट्वीट करा, एक सेकंड बुला लेंगे उमा भारती ने ट्वीट करा, एक सेकंड रुकिए आप लोग। मानसिकता क्या हुई? पार्टी का मॉडल उमा भारती ने ट्वीट करा, उमा भारती ने ट्वीट करा इस पर। नहीं, पहले ये दोनों साइड से कान खराब करने की मशीनों को आप बंद रहने पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके विरोध में कोई आ जाएगा, ये सर्फेक्सल है, ले लेंगे। कोई नेता भ्रष्टाचारी है उसको ले लेंगे, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन। खट्टर जी की मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, जब मनोहर लाल खट्टर से कांडा के बारे में सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट के चले गए, उन्होंने बोला विक्ट्री साइन बनाया और वो आगे निकल गए। मैं सीधा रुक करता हूं निशांत आपका। निशांत, आप इतना शोर मचा रहे हैं, आपको पता है गोपाल कांडा किसकी सरकार में होम मिनिस्टर थे? मुझे पता है ये आपको? पता है, मुझे पता है, याददाश्त कमजोर हो गई होगी आपकी। मुझे पता है, लेकिन मुझे किसकी एक बात, सरकार में थे बताइए, लेकिन खुद मुझे बताइए। एक चीज और पता है, कांग्रेस की सरकार पता में है, होम मिनिस्टर थे पता यहाँ है, पे। गोपाल कांडा, और लेकिन जब आप कांड ये भी करा याद था रखिए, तब भी कांग्रेस की सरकार में होम मिनिस्टर था। और उसके बाद क्या हुआ थे, उसके बाद क्या हुआ बताऊं, मैं पूरी बात बताऊं? बताइए, छुपा रहा, देश को बताइए। गिरफ्तार नहीं हुआ, केंद्र में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके बाद मुख्यमंत्री क्या थे। हुआ जब एक आदमी भागता रहा? सुनिए, मैं आप आपको सुनने का दम रखिए, गोपाल कांडा आप के साथ सुनने पिछले का दम रखिए। 6 साल में क्या आप हुआ सब कुछ सुनने का बताऊं अभी दम यहाँ पर। रखिए, आप सुनने का दम रखिए। गोपाल कांडा भागता रहा, अमित शाह भी भागता था। नहीं देखिए, क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बाद में सरेंडर किया। नहीं, मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता हूं। आप Please, ऑब्जेक्शन क्या अमित करेंगे? शाह भागता जो था का मतलब हकीकत क्या है, जब उनके ऊपर क्या आरोप भागता था लगे, अमित शाह? वो अंडरग्राउंड हुए अमित शाह, और बाद में अहमदाबाद में इस पे इनके ऑफिस मुझे में इसका उत्तर सरेंडर देना है, किया मुझे उत्तर कई देना है। दिनों के बाद। भागने मुझे का तो उत्तर देना काम है, राजनीतिक मुझे लोग उत्तर करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ऐसे मानसिकता के व्यक्तियों को ये वॉशिंग मशीन में डाल के सफेद कपड़ा बना लेते हैं, पैर यहाँ है। वहां शक, वहां शक। जी जी, ये मैं पैर इनके पकड़ने नहीं, घसीटना चाहता था, लेकिन वो देश कर लेगा, वो देश कर लेगा एक दिन, आप इंतजार अरे कीजिए। आराम से किसी दिन यहाँ हार्ट अटैक हो जी जाएगा जी, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आराम से अपनी बात ना करिए, अब आप आपकी बात अपना सुनी ना, कॉन्फिडेंस अब आपकी बात खाइए। सुनी गई आपकी बात, अब उनको बोलने दीजिए। देखिए, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री के बारे में कहा कि अमित शाह भाग रहा था। मैं आपको आज पब्लिक को एक बात बता दूं, अमित शाह जी के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं हुई। आपको बता दूं, चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई इनकी सरकार। अमित शाह जी भागते नहीं थे। अमित शाह जी ने एक सेकंड, अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने चलाया था, और आप किसके लिए अमित शाह के ऊपर उंगली क्या उठाते हैं? साहबुद्दीन वाला ना, एक आतंकवादी को मारने का आतंकवादियों को प्रोटेक्शन करने का ठेका इन लोगों ने ले रखा है। जिसके घर से 100 बम निकलता है, 100 AK-47 निकलता है, उसको बचाने के लिए मरे जा रहे हैं। अमित शाह के ऊपर उंगली दिखाता है। अरे मुझे फक्र है कि मेरा एक ऐसा अध्यक्ष है जो देश के एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए क्या तरीका है? ये झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ये आप सबके बीच में बोल रहे हैं निशांत वर्मा, ये तरीका नहीं हो सकता। निशांत भाई, हम लोग तो आपके बीच में नहीं बोलते हैं, शांति से सुन लो ना। ओके, झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। जी जी, आप यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये सर्टिफिकेट ऐसे आपको भी देंगे। दे सकते हैं। तो ये देंगे सर, सर्टिफिकेट। आपके बीच में बोले वो बोले, ये मैं बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट यूपी देंगे। की तरफ से एक व्यक्ति बोले, एनडीए की तरफ से एक व्यक्ति बोले, यही ठीक है ना तरीका? कम से कम पब्लिक की तो समझिए। बाबू समझो इशारे, आगे बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम 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 हो गई इनकी। नहीं, पर आप सहमत है गोपाल कांडा से अगर बीजेपी समर्थन लेती देखिए, है? गोपाल अभी बड़ा क्लियर आया है, 2-3 लोगों की स्टेटमेंट आई है कि वो इंडिपेंडेंट अपने आप अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। मंत्री बनाएंगे लेकिन नहीं, कहाँ स्टेटमेंट है? किसने कहा ये कि मंत्री बना रहे हैं? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। इंडिपेंडेंट सपोर्ट देंगे अनकंडीशनल, ये बड़ा क्लियर है। तो गोपाल कांडा को कौन मिनिस्टर बनाएगा? ये तो सबको मालूम है। सभी सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है गोपाल कांडा को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, पर समर्थन लिया जाएगा। अमीश जी, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात है, गोपाल कांडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो मैंने ANI में अभी डिबेट से पहले देखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम बेशर्त 6 लोगों की बात की है, बेशर्त
हम सपोर्ट देंगे कब देंगे, कैसे देंगे, इन विषयों से मैं अनभिज्ञ हूं। जो कुछ पब्लिक डोमेन में है उससे मैं कह रहा हूं, आप में से कोई भी देख सकता है, तो ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, बिना शर्त हम देंगे। सिद्धांत के खिलाफ जाकर सारा सिद्धांत तो कुमारस्वामी का था, बड़ा तौलिया निकाल के रोज होते थे, हाय मुझे क्लर्क बना दिया, मुझे क्लर्क बना दिया। बलात्कारी जनता पार्टी रख लीजिए, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी रख लीजिए, ले लीजिए भ्रष्टाचारियों को, थोड़ी ना बीजेपी की पार्टी में आ गया क्या? क्या बात कर रहे हो आप लोग? भ्रष्टाचारी आते हैं, हमारी उन पर तो कोई नहीं होता। चुनाव जीतने के लिए प्रफुल्ल पटेल को 12-12 घंटे, कल इलेक्शन है, एक दिन पहले ईडी की ऑफिस में आप 12 घंटे प्रफुल्ल पटेल को अटका के रख लेंगे ताकि एनसीपी वोट न ले। आपको पता चल जाता है कि जो आपने वादे किए वो आपने पूरे नहीं किए, जनता आपके साथ नहीं खड़ी है, तो आप दुरुपयोग करते हैं। कितने सीट पे जेडीएस लड़ी थी? लेकर आके अंदर बिठा लिए। मैं जानना चाहता हूं जेडीएस आज कितने कोई सीट बात पे लड़ी कर रहा है प्रफुल्ल पटेल के ऊपर, आज कोई बात कर रहा है ईडी के ऊपर, 5 राज्यों के चुनाव के पहले क्रिश्चियन मिशेल के बारे में इन्होंने बात किया, आज कोई बात कर रहा है क्रिश्चियन मिशेल। हर चुनाव से पहले भ्रष्टाचार, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक हिंदू मुसलमान, ये 4 मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। जवाब ले लीजिए। देखिए मुझे रजाक भाई, आपने 2 बार कहा कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा देते हैं। देखिए इसमें मुझे कष्ट होता है, आप लड़िए, सब विषय पे मोदी जी को गाली भी दे सकते हैं, आप जो करना है करिए, मगर देश के विषय को लेकर कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा देते, जैसे पाकिस्तान बड़ा पाक साफ है, बड़ा धुला हुआ है और मोदी जी गलती कर रहे हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कराना था। मतलब ये किस प्रकार की बेवफाई है अपने देश के साथ। दूसरी बात, इन्होंने कहा अभी, अब देखिए मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि प्रफुल्ल पटेल को ईडी ने पूछताछ की, क्यों नहीं पूछताछ करेगी? दाऊद इब्राहिम के आदमी इकबाल मिर्ची को अपना 2 फ्लोर 500 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी देते हैं, सिग्नेचर होता है, उसमें सिग्नेचर है उनकी वाइफ का। आप बताइए क्या करते रहे? तो आप थे ही नहीं ना, हम थे सरकार में आए, में सुप्रीम तो कोर्ट 4 साल से चल रही है ये केस भैया, 4 साल से इसमें इन्वेस्ट है। मैं बीच में तो नहीं बोलता हूं, ये बीच में बोलने का नागरिक आदमी नहीं सुन पाएंगे, कोई भी जनता सुन नहीं पाती है। रजाक साहब, आपने अपनी बात को रखा, जवाब सुन लीजिए। सब पढ़े लिखे आपने लोग 4 पॉइंट रखा, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, प्रफुल्ल पटेल। देखिए प्रफुल्ल पटेल के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप तमाम चैनलों ने दिखाए, किस प्रकार उसमें हस्ताक्षर इकबाल मिर्ची की धर्मपत्नी के थे। उस समय खुद यूपीए की सरकार ने उन्हें रेड कॉर्नर नोटिस, इस पूरे परिवार को रेड कॉर्नर नोटिस में डाला हुआ था। इकबाल मिर्ची के पत्नी के खिलाफ खुद यूपीए की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी। तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? ये लोग दाऊद को बचाना क्यों चाहते हैं? पहले ये दाऊद सारे विपक्षी नेताओं पर आप लोग ईडी क्यों छोड़ देते हैं? आप पे आरोप है। ये सवाल मैंने देवेंद्र फडणवीस से भी पूछा था। मैं इसका उत्तर देता हूं और आप अच्छे से सुनिए इस बात को। देखिए जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिन लोगों ने देश के पैसे को लूटा है, उनको डरना चाहिए, उनको डर में रहना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप देश को लूटेंगे, अपने कॉफर्स भरेंगे और फिर आप ये सवाल पूछेंगे हमारे ऊपर एक्शन क्यों होगा? क्यों भैया, ये देश क्या तुम्हारे बाप का है? ये देश तुम्हारे पिताजी का है जो लूटोगे भी और कहोगे हमारे ऊपर एक्शन भी ना हो? बिल्कुल डरना चाहिए। जिन लोगों ने पैसा खाया है उनके खिलाफ एक्शन भी होगा और डरने भी चाहिए। क्योंकि यही बात आपने बार-बार, आप कम से कम 3 बार इस बहस में कह चुके, हिंदू मुसलमान नहीं चला। आपका तात्पर्य क्या है निशांत? जब आप लोग, मैं एक सवाल पूछ लूं? जी जी, एक सवाल, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, चुनाव से 4 दिन पहले रजाक भाई भी मौजूद है, एक टीवी चैनल पर रजाक भाई ने क्या कहा कमलेश तिवारी के लिए? हकीकत है कि नहीं? उन्होंने कहा, जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कमलेश तिवारी डिजर्व्स द फेट, कमलेश तिवारी को मरना चाहिए था, अच्छा हुआ वो मर गया। आज मैं इनसे कहता हूं, आज मैं इनसे सवाल पूछता हूं, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? क्या कमलेश तिवारी को मारना और मरना उचित था? मैं ये सवाल पूछता हूं। देखिए अमित जी, मैं 10 सेकेंड लूंगा। एक तो संबित पात्रा जी, आप माफी मांगना चाहते हैं इस बयान पर? माफी मांग सकते हैं। अमित जी 1 मिनट में एक बात बोलता हूं। देखिए नफरत फैलाकर कुछ नहीं मिलता। जो बात कमलेश तिवारी ने करा उसी तरीके की बात अगर मैं करूंगा तो मुझ में कमलेश तिवारी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बड़ी बात क्या है कि मैं गौरव भाटिया जी को भी जानता हूं, इनको भी जानता हूं, पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भाई बुलाते हैं। तो आज नफरत फैलाने से कुछ नहीं मिलता। मेरी उन बातों से अगर किसी को भी या किसी समुदाय को भी ठेस पहुंची हो, धक्का पहुंचा हो, मेरा तो मंशा नहीं था, मेरी नीयत नहीं थी कि मैं किसी समुदाय को या धर्म को मैं बुरा बोला क्यों आपने? इतने खराब शब्द कोई बोलता है क्या? मोमेंट में डिबेट इतने खराब शब्द कोई बोलता है क्या? मेरे अपशब्द से किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर पूरे देश के सामने आज माफी मांगना चाहता हूं। मैं संबित पात्रा जी से भी माफी मांगूंगा। बहुत सारे लोग इसके बारे में मुझसे पूछे कि आप इतने अच्छे हैं, ऐसा स्टेटमेंट आपने कैसे कर दिया? मैं आज देश के सामने उस बात को माफी मांगता हूं। मैं नफरत फैलाने में कोई भरोसा नहीं रखता जी, लेकिन मुद्दे तो मुद्दे ही रह गए। मुद्दे तो मुद्दे ही रह गए। हिंदुस्तान मुसलमान तो ये करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो ये करते हैं,
हिंदू मुसलमान तो ये करते हैं, चुनाव तो हरियाणा महाराष्ट्र में था, अमित शाह जी कोलकाता में जाके कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पहले लाएंगे, एनआरसी उसके बाद करेंगे। तो आप जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान लग रहा है एनआरसी में, आपको हिंदू मुसलमान लग रहा है? निशांत भी इस पर ऐड करना चाहेंगे। एके वाजपेयी बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, रामविलास पासवान साहब तो बड़े सेकुलर हैं, हम सब जानते हैं, आपकी पार्टी बड़ी सेकुलर है, आप कहते हैं हम भी सेकुलर हैं, तो आपको लग रहा है बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है और इस बार नहीं चला जैसा रज़ाक साहब बोल रहे हैं और निशांत ने बोला? छोटा सा एग्जांपल, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने राम मंदिर में कोई इंटरफेरेंस किसी तरह की? आप बताइए। आंसर इज नो। सरकार संविधान के हिसाब से चलती है। बीजेपी का मैनिफेस्टो है राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन सरकार और पार्टी में फर्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चलनी है, सबको एक नजर से देखना है, बराबर की नजर से देखना है। नहीं, पर आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में हिंदू मुसलमान नहीं चला, इसीलिए हरियाणा में बहुमत नहीं मिला। विपक्ष के पास अपना तो सक्सीड कैसे करना है, ये तो इनके पास एजेंडा है नहीं। ये हमारे 370 की बात करें उस पर ऐतराज करेंगे, हम अटैक करें उस पर ऐतराज करेंगे, हम प्रॉपर्टीज अगर लेकिन कांग्रेस में जिस नेता ने 370 का समर्थन किया उसने सीटें दिलवाई है भूपिंदर हुड्डा ने, ये तो कांग्रेस की लीडरशिप पर भी सवाल खड़ा करता है भैया। निशांत वर्मा ये तो उस पर भी सवाल खड़ा करता है। तो हमारा जो टॉपिक है जनादेश का सुनो संदेश, तो राहुल गांधी ने ये संदेश सुना होगा, कांग्रेस की लीडरशिप ने ये संदेश सुना होगा। भूपिंदर हुड्डा ने भरी सभा में बोला था कांग्रेस पार्टी भटक चुकी है और लाइन पर लाना होगा, और 370 पर मोदी ने सही किया है, यानी मोदी का साथ देखकर वो 15 से 30 करवा लगे। अब दो बातें शुरुआत में रख देता हूं। संदेश की बात करिएगा। संदेश की ही बात कर रहा हूं। दो बातें खास। बूढ़े ताऊ हैं, ले आए लाइन पे, और कौन लाता? हरियाणा के ये बूढ़े ताऊ हैं, बड़े वाले ताऊ हैं, ले आए लाइन पे। राहुल इनकी अब आप बोल लीजिए, इनकी ऐसी हो गई एकदम से। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल पे आ गया। तो हुड्डा साहब ने जो हमारे आ गया है, ये तो कमाल की बात है भैया। आया है सर्वाइवल। सुनिए, अगर ये समझ पाएंगे, अगर आप समझ पाएंगे, इनकी लय टूट जाएगी। 1947 नहीं, 47 एमएलए वाली पार्टी। 1947 क्या बोल रहे थे? देखा, ये खाली देश को भटकाने की बात करते हैं। अभी उन्होंने 1947 बोला ना। हाँ, मैंने ये क्या कहा? 47 एमएलए। 1947 बोला था, देश की बंटवारे की बात कर रहा था। बोली। मैंने जो कहा, ये बड़ा तकलीफ है ना कि भटका देते हैं और लोग भटक जाते हैं। 47 एमएलए वाली पार्टी, और मैंने कहा 1947 नहीं, 47 एमएलए वाली पार्टी आज 40 के इर्द गिर्द सिमटती है, जबकि झंडा लेके चलती थी डिस्टिंक्शन का। तो सर्वाइवल किसका हुआ? जबकि 15 वाली 31 पे। एक ही बात पे ये गणित जो है बच्चों को सिखाई जाती है, अब इनको सिखाई जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर या विपक्ष के अंदर पूरा का पूरा आज जो दम भर दिया है आप लोगों ने, सवाल तो वो है। इनको विपक्ष के अंदर एक जोश तो हाई हुआ है। उनको लग रहा है, दिग्विजय सिंह ने बोला कि अगर डट के लड़ा जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। तो जोश तो है विपक्ष। किसने मना किया था इनको डट से लड़ने के लिए? किसने बेहोश किया था? मोदी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ रखा था, नहीं जाना है, पकड़ रखा था क्या? किसने मना किया था? नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो बड़ी अजीब बात है। हम डट के लड़ते तो ऐसे हो जाए। किसने मना किया था? मैं पूछता हूं, किसने मना किया था कि तुम डट के मत लड़ना? किसने नहीं किया था? किसने क्यों नहीं? फाड़ लड़ रहे थे ना, वो फेल हो गया। ये कुर्ता फाड़ लड़ रहे थे, फाड़ के तो आपके नेता लड़ रहे थे। फार ये फलाना हिंदू, वो फेल हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है किससे लड़ रहे हैं। मेरा सवाल निशान जी से। निशान जी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी संभल जाए, अगली बार टाटा बाय बाय हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि टाटा बाय आप तब कर पाएंगे जब गांधीवाद की अध्यक्षता खत्म करेंगे। वो प्रेसिडेंट लीडरशिप जो आपकी पार्टी में है वो खत्म करेंगे, तभी आप कहीं सरकार बना पाएंगे। ये संदेश ये भी है कि बिना गांधी परिवार की कांग्रेस के बेहतर चल सकती है। जी एक सवाल जी हाँ बताइए, क्या सवाल है? देखिए सर, अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आप अपना तो रिपोर्ट कार्ड देख नहीं रहे, आप उनके पीछे पड़े जो नंबर 1 आए हुए हैं। अब आप कह रहे हो नंबर 1 जो आए हुए हैं, तो नंबर 1 क्यों आए हुए हैं?
वो 75 क्यों नहीं लाए? आप अपने भी तो देखिए 30 पे हो। और एक इस बात का छोटा मेरा सवाल संबित पात्रा जी से है और भैया से है। उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी कभी जातिवाद नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन उनके चमचे तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। चमचे के आदित्यनाथ योगी जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो, कोई भी फैसला हो, अयोध्या में हम मंदिर बनाएंगे। अमित शाह बोल रहे हैं कि एनआरसी में हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन सब रहेंगे, केवल एक मुस्लिम नहीं रहेंगे। क्या हुआ? चमचे बोले हैं, इनको माफी मांगना चाहिए, घोर निंदा करना चाहिए। एक सेकंड बैठिए, यहाँ हंगामा मत करिए। माफी मांगना चाहिए, मंडल को बोल रहे हैं हिंदू माफी मांगना चाहिए इनको। एक सेकंड माफी मांगना चाहिए आप तो सब खुद ही डिबेट करने लगे। माफी मांगना चाहिए इनको, माफी मांगना चाहिए इनको। जी चमचा बोला है, बैठिए। मुख्यमंत्री को इन्होंने चमचा बोला है, बिल्कुल। देखिए मैं राहुल गांधी को चमचा बोलूंगा तो कैसा लगेगा? नहीं, एक सेकंड राहुल गांधी अभी जमानत पे है, कैसा लगेगा? राहुल गांधी 5,000 रुपए की जमानत पे है, बीजेपी के चमचे ही थे। सोनिया गांधी 5,000 रुपए की जमानत पे है, राहुल गांधी 5,000 रुपए की जमानत पे है। मैं चोर बोलूं उनको? मैं तो चोर नहीं बोलूंगा उनको। एक मुख्यमंत्री को आप चमचा बोलेंगे जो अभी 5,000 रुपए की जमानत पे है चोरी के इल्जाम में? अब कैसा किसी मुख्यमंत्री को चमचा बोल सकते हैं? जी हुआ। बैठिए। देखिए ये अफसोसजनक है। ऑडियंस को भी मर्यादा रखनी चाहिए। आपको भी राहुल गांधी को चोर नहीं बोलना चाहिए, और आपको अरे जमानत आपने फिर चोर भी बोला, और आपको किसी मुख्यमंत्री को आप चमचा बोलेंगे वो भी मर्यादा नहीं है। जी संबित एक सेकंड शांत। देखिए मैं जवाब देता हूं। नहीं भाई, ऐसा है कि आपका सवाल जायज है, किंतु शब्दों का चयन भी उचित होना चाहिए, है ना। आप सवाल पूछिए, आप जनता हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मगर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को कभी चमचा कहना उचित नहीं है। देखिए उस हिसाब से चमचों का डेफिनेशन मैं बताता हूं। जब एक परिवार में छोटा सा बालक पैदा होता है और उसके पास पूरे बूढ़े नेता पहुंच के बोलते हैं हमारा प्रधानमंत्री आ गया, ओम जय जगदीश हरे, उसको चमचा कहते हैं। सबके जितने भी चीजें हैं उसको याद रखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए कभी भी योगी आदित्यनाथ जी ने ये नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे नहीं और हम जबरन कोई काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ऐसा कोई बयान उनका नहीं साक्षी महाराज ने कहा कि 6 दिसंबर को शुरू कर देंगे। मैं जनता को जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, एनआरसी को लेकर 3-4 बार बात यहां कही गई कि एनआरसी को लेकर हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। अमीश भाई कान खोल के सब लोग सुन लीजिए, यहां पे एनआरसी हिंदू मुस्लिम नहीं है, घुसपैठिया, इंडियन वर्सेस घुसपैठिए। कुछ सुनाने वाले हैं आप, तो तालियां पहले बजवा देते हैं आपके लिए। सर सुना दीजिए। भाजपा के खिलाफ है जनादेश, भाजपा के खिलाफ है जनादेश, बस इसी बात में फूले हो। क्या आप पूर्ण बहुमत में हो, यह किस घमंड में भूले हो? जो सत्ता में होता है यह ऊपर नीचे चलता है, जो सत्ता से दूर रहे उसे इसी समय पर खलता है। बहुत बढ़िया। संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, ऑन अ सीरियस नोट, आप याद करिए जहां 2013 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित होते हैं, उस समय एक माहौल बनता है कि क्या वाकई वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी जी की। तब से लेकर 2019 तक हर चुनाव में, हर 2 महीने में नरेंद्र मोदी जी का अग्नि परीक्षा होगा, वो पास होंगे या फेल होंगे। देखिए मैं आज बहुत सीरियसली कह रहा हूं, एकमात्र इंडियन पॉलिटिशियन जो लगातार कई वर्षों से अग्नि परीक्षा सामना कर रहा है, उनका नाम नरेंद्र मोदी। दूसरा कैंडिडेट जो है वो एडमिट कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहा है कि मुझे एडमिट कार्ड दो, मैं जाके एग्जामिनेशन में बैठूंगा। आप याद करिए बिहार 2015 समाप्त, नरेंद्र मोदी समाप्त। गोरखपुर और कैराना में उपचुनाव होते, फूलपुर कैराना ये सब में उपचुनाव होते हैं। क्या मार पड़ती हम लोगों के ऊपर, क्या हो गया, कहां गया नरेंद्र मोदी जी का जादू? डूसू में चुनाव हार गए, कहां गया नरेंद्र मोदी जी का जादू? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब हमने देखा है। उसके बावजूद 303 सीट लेकर नरेंद्र मोदी पुनः सरकार बनाते हैं प्रचंड बहुमत के साथ। अमीश भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हरियाणा में कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण क्या घमंड कारण था वहां पर? नहीं। क्या ओवर कॉन्फिडेंस कारण था? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है थोड़ा और सूझबूझ के साथ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इनफाइटिंग कारण था ना? मुझे देखिए, हमारे पार्टी में इनफाइटिंग नहीं है। मुझे देखिए 7 सीटों की कमी हुई है। इनफाइटिंग में मत बोलिएगा, फंस जाइएगा। एक छोटा सवाल मैं आप पूछिए। ये हर चीज में छोटा बोलने के चक्कर में कांग्रेस फंसी है। हुआ तो हुआ, छोटा ही था। आप सवाल पूछ लीजिएगा, मैं कंप्लीट कर दूं। हिंदू पाकिस्तान छोटा ही था, फंस गए। ये पूछ लीजिएगा। देखिए अमीश भाई, मैं फंस गए। करोड़ों लोग, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके इस डिबेट को देख रहे होंगे। यह हमारी जो पार्टी है ना, एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है। अगर हम एक सीट भी खोते हैं तो उसका भी हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। हमारा नेता वॉकआउट नहीं करता, जैसे कि सलमान खुर्शीद ने कहा था कि राहुल गांधी इज वॉकड अवे एंड सोनिया जी इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। हमारे यहाँ स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं होती है, कोई वॉकआउट। निशांत वर्मा, आपसे पहला सवाल आ रहा है
कि इस बार तो जो ईवीएम है वो बाइज्जत बरी हो गई। एक बात बताइए, ईवीएम बाइज्जत बरी हो गई इस बारी? ईवीएम बाइज्जत बरी हो गई। ईवीएम पे सबसे पहला अगर किसी का ऑब्जेक्शन था तो 2009 में भाजपा का था। उसके बाद ये अब हम बोल रहे हैं सर, आपका नाम निशांत वर्मा तो नहीं है? नहीं है, हो भी नहीं सकता। ईवीएम पे पैर यहाँ है, ईवीएम पे बोलिए, पैर वहीं रखिए और देश के ना टोकिए। देखिए 2000 इनका नाम देश का हो गया, बताइए मुझे। देश को, ये देश को नहीं बढ़ने इनका नाम देंगे, देश का हो ये गया। देश को नहीं बढ़ने देंगे। बढ़िए देश। थैंक यू, फाइनली अब रियलाइज किया। अच्छा, 2009 में भाजपा के लीडर ने एक किताब लिखी और उसमें ईवीएम को लेकर के कहा डेमोक्रेसी एट रिस्क। उसका जो फॉरवर्ड प्रस्तावना है वो अटल माफ कीजिएगा अडवाणी जी ने लिखी। हो गया, हुआ नोकिया 310। अभी नोकिया का मोबाइल फोन कहां से आ गया ईवीएम के अंदर? तो उसको अब नोकिया का मोबाइल फोन ईवीएम में सर अब समझा के लिए कंप्लेंट करता है, निशांत, कोई बुराई एक बहुत बुजुर्गों ने एक एडवाइस दी है, जब बात समझा ना पाओ तो चुप हो जाना चाहिए इनके लिए। मैं एक बात पे करूँ, एक सेकेंड। अब नोकिया का मोबाइल फोन ईवीएम के अंदर आ गया है, लेकिन क्या आपको लगता है ईवीएम बाइज्जत बरी हो गई है इस चुनाव के बाद? देखो, इस बार किसी लीडर ने, अपोजिशन के किसी लीडर ने ईवीएम पे आरोप नहीं लगाया है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि बरी हो गई है, और अगर ये अगली बार आरोप लगाएंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि नोकिया और ईवीएम एक जैसे हैं, फिर गाड़ी और ईवीएम। देखिए, नोकिया और ईवीएम वाला नहीं, नो काम किया, इनके नेता ने नो काम किया, और काम किया होता नो किया, नथिंग, नो काम किया, इसके कारण से ईवीएम पे दोष देते थे, अब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ट्विटर पर इस समय लोग बहुत सारे लाइव डिबेट को देख रहे हैं, तो सवाल पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि संबित पात्रा, क्या आप लोग गोपाल कांडा के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? दो टूक जवाब। नहीं, देखिए, मैंने तो कहा ना, गोपाल कांडा हमारे टिकट पे इलेक्शन नहीं जीते, हरियाणा की जनता। मंत्री बनेंगे आपकी सरकार में? देखिए, ये निर्णय मैं लेता हूं। पर आप चाहते हैं बने? आपकी राय क्या है? मैं कौन हूं? मैं तो प्रवक्ता हूं, नंबर 1। और नंबर 2, जहां तक गोपाल कांडा जी का सवाल है, मैंने अभी एएनआई का बाइट को देखा है, जो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा बेशर्त हम अपना एक्सटेंड करते हैं सपोर्ट। बड़ी खबर यह कि जेजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे सकती है, यह इस समय की बड़ी खबर है। यह जानकारी हम आपको दे देते हैं। जेजेपी बीजेपी की सरकार को समर्थन दे सकती है। इस पर निशांत वर्मा, आपका रिएक्शन क्या होगा, बताइए। आप लोग तो कह रहे थे कि बैसाखी की सरकार है, लेकिन इनका नंबर तो 55 से ऊपर जा रहा है, 55 से ऊपर जा रहा है। ये आपने बहुत अच्छा नारा लगाया। मुझे आधा सेकंड 10 सेकंड दीजिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे कि नहीं, वो इन्हें जवाब देना। रिएक्शन मेरा क्या ले रहे हैं? जेजेपी मुफ्त में तो आएगी, कोई डिमांड करी नहीं है। जेजेपी मुफ्त में आएगी। आपकी डिमांड है क्या? आएगी, जेजेपी फ्री में आएगी। कुछ तो स्वार्थ देखेगी, क्योंकि स्वार्थ पब्लिक का है वहां, जिसको जिससे वोट लिए, जो वादे किए, वो स्वार्थ होगा कि नहीं? जेजेपी ने कहा सीएम हमारा, डिप्टी सीएम तो बनाओगे नहीं? आपने नहीं देखा हरियाणा चुनाव? आपने जेजेपी का चुनाव नहीं देखा? जेजेपी का चुनाव था एक ही, सीएम हमारा। कहना चाह रहे हैं तो कर्नाटक में यही किया था आपने क्या? आपने जेजेपी का सीएम नहीं देखा? खड़े हुए कर्नाटक मोदी है तो यही मुमकिन है, 40 में रह गए। नहीं, बताइए, रिएक्शन ले लिया आपकी। आप फिलहाल ना 3 में ना 13 में, जिनको समर्थन। पर भाई साहब, ये तो 16 दूनी 8 है, ये तो 16 दूनी 8 है, ये 16 दूनी 8 वाले 75 दूनी 37.5। देखिए अमीश भाई, हरियाणा नहीं जानते सर, फिर ये हरियाणा वाले 16 दूनी 8 कर गए इनका। अमीश भाई, इनको बोलने दीजिए, हमें तो करना है, हमें तो सरकार बनाना है, इनको चिल्लाने दीजिए, कोई बात। हमें सरकार बनाना है, राज चलाना है, वहां सेवा करना है, पुनः सरकार में 24 में भी आना है। 3 बार ये कहा गया कि मोदी जी को 61% वोट मिले थे, अब आप 33% पे आ गए। यही लोग मानते नहीं थे ना। आपको क्या मिला है? केवल 60% वोट मिला है। अब बोल रहे कितना वोट मिला था, मोदी जी ने कितना काम किया था। अब बोल कंपनी होगी जो तरक्की कर रही होगी। जी, एक सवाल मेरे जहन में आया है, क्योंकि निशांत हमने गाते भी हैं। अच्छा, क्यों नहीं जिताया? अरे रोजगार तो 45 सालों में सबसे कम रेट पर चल रहा है। बीजेपी की जीत है, कांग्रेस का किस खुशी में गीत है? देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि आप कह रहे हैं कांग्रेस क्यों खुश हो रही है, ये सवाल है ना। कांग्रेस क्यों खुश हो रही है? कांग्रेस इसलिए नहीं खुश हो रही है कि इनके नंबर्स डाउन हो रहे हैं या इनका वोट प्रतिशत, आपका कमबैक हो रहा है इसलिए कांग्रेस इसलिए खुश हो रही है, पूरा विपक्ष इसलिए खुश हो रहा है कि उसका कहीं ना कहीं पे अलग अलग राज्यों में अपना वोट शेयर रिकवर हो रहा है। ये वैलिड बात है, ही वैलिड संबित पात्रा। देखिए, एक बात, क्योंकि हम जनादेश से संदेश की बात कर रहे हैं, विपक्ष
खड़ा होने लायक हुआ है क्या? अब क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली नहीं, सुनिए ना, मैं आपको एक विश्लेषण देता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी चौथी नंबर की पार्टी पहली बार बनी है, वहां खड़ी नहीं हुई है। स्ट्राइक रेट उनका, मतलब आप विश्वास नहीं करिएगा, उतने हद तक नीचे गिरा है। हरियाणा में इसमें कोई दो मत नहीं है कि हरियाणा में 15 सीट से 30 सीट हुड्डा जी की, याद करिए यही वो हुड्डा जी हैं जिनको गांधी परिवार ने साइड कर दिया था, किनारा किया था। एक मैसेज यहां जा रहा है कि अगर गांधी परिवार के इतर लोकल सत्रप जो हैं उनको कांग्रेस पार्टी तवज्जो देती है तो हो सकता है कांग्रेस थोड़ी बहुत रिकवर करे। पंजाब में भी तो ये जो घंटी बजी है, ये गांधी परिवार के खिलाफ घंटी बज गई है। लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम का नाम है जनादेश का सुनो संदेश। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी संदेश समझती भी हैं, देखती भी हैं, लेकिन गुनगुनाती नहीं है उसको। लेकिन समझदार को कहते हैं इशारा काफी होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर समझदार है तो उसको इशारा मिला है कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा इस देश में नहीं चल सकता। आपको नौकरी की भी बात करनी होगी, आपको किसान की भी बात करनी होगी, आपको उस गरीब की भी बात करनी होगी जिसकी घर पे समस्या है, तब आपकी बात आगे बढ़ेगी। यानी जनता ने कहा है आप पर भरोसा तो पूरा है, लेकिन कुछ कमी हमने इस बार छोड़ी है, क्योंकि आप आगे से फिर मजबूत होकर आए, फिर काम करके आए। यह मैसेज बहुत स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा स्पष्ट मैसेज है, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। भूपिंदर हुड्डा की जो अगुवाई में कांग्रेस को बढ़त मिली, लेकिन महाराष्ट्र में नंबर 4 की पार्टी रही और उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्थिति की जस की तस है। तो कांग्रेस के लिए भी मैसेज है कि मेहनत जब तक नहीं करोगे आपका कायाकल्प नहीं होने वाला है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। फिलहाल आर पार की टक्कर में इतना ही।